नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट्स की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर इसके बाद आपको यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी जरूर फॉलो कर ले, वहां पर भी आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड है। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेडिकल जो नेशनलिज्म है उसके ये सिंबल रहे हैं, उसके ये प्रणेता रहे हैं और भारत के बाहर इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है। तो इसको देखेंगे, पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, इसको जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो यहां पर टॉपिक है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। तो यूपी प्लान कर रहा है उसका नेक्स्ट जो 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रहा है, वो उसका नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसके संदर्भ में देखेंगे। कंटेक्चुअल पार्ट ये आपका 3rd पेपर का पार्ट है, एनवायरमेंट में रख सकते हैं। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है 2.0 को हम लोग ग्रैंड लेवल पे जो है सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में अभी अवार्ड वगैरह दिए गए हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर रखा गया है, 2nd और 3rd दोनों पेपर में रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्पा से रिलेटेड है। 1958 का एक्ट है, आप लोगों को पता है कि इसमें जो सशस्त्र बल है उनको स्पेशल जो है पावर्स दी जाती हैं। जो भी आपके अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है, तो वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, अशांत क्षेत्र होता है, इंसर्जेंसी की समस्या होती है, अशांत क्षेत्र घोषित करते हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए इस तरीके के एक्ट को लाया गया। लेकिन यहां पर दुरुपयोग किया जाता है प्राधिकार का और कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटल राइट्स का वहां पर वायलेशन होता है, इसलिए हमेशा ये चर्चा में रहता है। नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा, है ना, तो अभी एक्सटेंड किया गया है। जेएनके में देखा होगा, पंजाब में जब 1983-84 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसके बाद वहां पर जो है इस तरीके की समस्या देखी गई। तो ये आपका हमेशा न्यूज में रहता है और हम लोगों ने कई बार इसको कवर किया होगा। ये आपका 2nd और 3rd दोनों पेपर में रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसको अभी हम लोगों ने कवर भी किया था रिसेंटली 10-20 दिन के अंदर ही, एडॉप्शन लॉ इन इंडिया। तो कारा के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो सेंट्रल एडॉप्शन आपकी क्या है, अथॉरिटी है एडॉप्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये कारा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और उसी से संदर्भित है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो एडॉप्शन के लॉ हैं, तो हिंदू जो मैरिज एक्ट है और मेंटेनेंस एक्ट है वो अलग है, एक गार्जियन एक्ट है आपका वो अलग है, और फिर आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत भी यहाँ पर एडॉप्शन की बात है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, कोई जो है वहां पर एक रूपता नहीं है, तो अलग अलग टाइप से वहां पर एडॉप्शन की प्रोसेस है। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस विषय को लेके ये टॉपिक यहां पर जो है फ्रेम किया गया है। इसको आप 2nd पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें अभी आप लोगों को पता होगा अमेंडमेंट किया गया 2019 में, ठीक है। इसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहां पर भी जो सरकार जो है मनमानी करती है ना, तो इसको भी आप 2nd और 3rd पेपर दोनों में रख सकते हैं। तो आइए देखेंगे पहले टॉपिक को हम डिटेल में। सबसे पहले तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में चर्चा करेंगे।
अब इनके बारे में, अभी इनकी जयंती थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि दी है, इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पर फ्रेम किया गया। याद रखिए कि एक साल में जितने भी दिन होते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी का जन्म हुआ होगा, तो इसी संदर्भ में आर्टिकल क्यों आते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही यूपीएससी के लिए हमको टॉपिक्स को पिक करना होता है, ठीक है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का यहाँ पर जो है योगदान वगैरह बताया जा रहा है। तो ये एमिनेंट नेशनलिस्ट थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया नेशन के लिए, ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1857 को आज के आधुनिक गुजरात में हुआ था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया इंडिया में, और इसके बाद ये ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाने वगैरह भी गए थे। इसके बाद ये इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, ये फैक्ट कई जगह पूछा भी जा चुका है। तो 1905 में इन्होंने जो स्थापना की इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलॉजिस्ट की, ठीक है। अब ब्रिटेन में ये एक तरीके का मीटिंग पॉइंट बन गया, किनके लिए, जो इंडियन हमारे स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे थे, तो उनके बीच में जो रेडिकल नेशनलिज्म से रिलेटेड थॉट्स थे उनको स्प्रेड करने के लिए। मतलब ये एक कैसा हुआ कि ये एक ऐसा मीटिंग पॉइंट बन गया जहां पर कट्टरपंथी जो राष्ट्रवादी विचार थे उनके प्रसरण के लिए ये आपका कैसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में ये विकसित हो गया, ठीक है ना, जो इन्होंने स्थापना की। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन नेशनलिज्म था उसका कौन सा एस्पेक्ट, रिवॉल्यूशनरी है ना, रिवॉल्यूशनरी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी हम इसको पढ़ते भी हैं। 1905 से ये आपका स्टार्ट होगा, है ना, जब स्वदेशी आंदोलन वगैरह आया था, तो उसके संदर्भ में भारत के बाहर जो गतिविधियां चल रही थी उनको इन्होंने मुख्य रूप से वहां पर क्या दिया, नेतृत्व प्रदान किया। ये आपके लंदन में बैरिस्टर थे, लेकिन इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज वगैरह लगा के इनको जो है राजद्रोह का आरोप लगा इनके ऊपर, और फिर इसके बाद इन्होंने बैरिस्ट्री छोड़ दी और फिर वो वहां से एक तरीके से फरार हो गए, और वहां से जो पलायन करके ये पेरिस चले गए 1907 में, ठीक है। जो मंथली इंडियन सोशोलॉजिस्ट था वो एक तरीके का नेशनलिस्ट आइडियाज के लिए क्या बन गया, एक आउटलेट बन गया, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज भी किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी का भी उसमें यूज किया इन्होंने क्रिटिसिज्म के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये पहले प्रेसिडेंट थे बॉम्बे आर्य समाज के, किसके, बॉम्बे आर्य समाज, डिफरेंट सोसाइटी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद यहाँ पर ये कई भारत के राज्यों में दीवान के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका का, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसके बाद आप देखेंगे कि 1914 से 18 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है ना, रशियन रिवॉल्यूशन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि 14 से 18 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो ये फिर चले जाते हैं कहां, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और वहीं पर अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। और 30 मार्च 1930 को इनका निधन हो जाता है, ठीक है। इनकी स्मृति में जो है क्रांति तीरथ मेमोरियल भी बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। इसका इनॉग्रेशन जो है 2010 में किया गया था। कहां पर है ये, मांडवी के पास है ना, मांडवी के पास है। और इस स्मारक परिसर में आप देखेंगे तो इनकी और इनकी पत्नी की जो है मूर्ति लगाई गई है। उसके साथ ही वहां पर हाईगेट में इंडिया हाउस जो था उसकी एक रेप्लिका या प्रतिकृति भी बनाई गई है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये भी कंटेक्चुअल है। उत्तर प्रदेश ने अभी प्लान किया है अपने 4th टाइगर रिजर्व को स्टैब्लिश करने के लिए। कहां पर, किस रीजन में, बुंदेलखंड रीजन। और ये रीजन कैसा है, जो एमपी और यूपी के बीच में कॉमन है, ठीक है ना, जो साझा करते हैं, वहां पर सीमा साझा करते हैं एमपी यूपी। अब इसके बाद जो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो अभी जो यूपी का कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है नोटिफिकेशन कि भैया राज्य का 4था टाइगर रिजर्व हम जो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाएंगे। और ये कहां पर है, चित्रकूट जिले में ये आपका अवस्थित है। अब ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब जो है स्थापित की गई थी, तो 1977 में की गई थी, 1977 में। अब 75 के दौरान क्या चल रहा था भारत में, तो इमरजेंसी वाला जो है प्रावधान चल रहा था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये 4था जो है टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो पहले 3 कौन से हैं वो आपको याद होंगे, दुधवा है, पीलीभीत है और आपका अमानगढ़ है। तो ये 4था आपका टाइगर रिजर्व बनने वाला है यूपी में। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि रानीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें अपना जो है, मतलब बात करें कि वहां टाइगर्स हैं क्या, तो नहीं, इसका अपना जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन नहीं है। ये एक तरीके से एक पारगमन क्षेत्र या इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है टाइगर्स के मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब ये जो एरिया है आपका जो रानीपुर टाइगर रिजर्व वाला है वो कैसा होगा, तो अगर आपको मैप की जानकारी है और आपने ज्योग्राफी में अच्छे कंसेप्ट बना रखे, बिल्ड कर रखे, बिल्कुल बना रखे होंगे, तो उस संदर्भ में देखेंगे तो ये एरिया है। तो ये आपका कैसा एरिया है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब
एक तो रीजन ट्रॉपिकल है ही है, आपको पता है कि आपकी कर्क रेखा जा रही है, तो पहली चीज उष्णकटिबंधीय। शुष्क पर्णपाती, जो अपने पर्ण को, जो अपने पत्तों को एक विशेष सीजन में गिरा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये क्षेत्र है आपका शुष्क पर्णपाती वन वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यहाँ किस तरीके के आपके वो पाए जाते हैं जानवर वगैरह, है ना, तो बाघ है, तेंदुआ है, सुस्त भालू है आपके, है ना, सुस्त लिखा है, ऐसा नहीं है, ये आपका स्लॉथ बियर बोलते हैं इसको। स्पॉटेड डियर है जिसमें चित्ती वगैरह होती है उनके शरीर में, हिरण को देखा होगा आप लोगों ने, सांभर, चिंकारा और कई सारे पक्षी और जो रेप्टाइल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। बुंदेलखंड रीजन में आप देखेंगे पन्ना में जो है रेप्टाइल के संदर्भ में एक नेशनल पार्क भी है पन्ना में, है ना, तो रेप्टाइल के लिए वो स्पेशली जो है जाना भी जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र के राज्य के हिस्से में अगर बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो ये वहां पर ऐसा पहला होगा अपने आप में, है ना, ठीक है। और ये जो है पड़ोसी जो इसका राज्य है एमपी, यूपी जो है उसका जो पड़ोसी राज्य एमपी, उसके साथ ये सीमा भी साझा करता है ना। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 53 है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, है ना, छत्तीसगढ़ है। संजय नेशनल पार्क उसको बोला जाता है, ठीक है। और जो तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ का, इसको जो है डेजिग्नेट किया गया किस संदर्भ में, इंडिया के 53rd नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में। ये नाम याद रखिएगा, ये भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसको नामित किया गया है। अगर एनटीसीए जो अथॉरिटी है टाइगर कंजर्वेशन के संदर्भ में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, देखिए वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका टाइगर कंजर्वेशन के लिए हमने स्पेशल प्रोविजन बनाया, वो भी सुना होगा। अब एनटीसीए की स्थापना की हमने, ये कब किया, 2005 में कि 2006 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस एक्ट के अंतर्गत जो है एनटीसीए की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2018 में जो इसका एस्टिमेट आया तो बताया गया कि भारत में 2967 टाइगर्स जो हैं, है ना, ये नाम याद रख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टाइगर स्टेट कौन है आपका, एमपी है कि कर्नाटक है, कौन है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो अभी हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने अनाउंस किया है रिजल्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है उसका हम 8वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है उसको ग्रैंड मैनर में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी पहली एनिवर्सरी, ठीक है। तो जो हमारी प्रेसिडेंट जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पर अवार्ड वगैरह दिया है कि क्लीनेस्ट सिटी कौन है, क्लीनेस्ट स्टेट कौन है, और आजादी का अमृत महोत्सव हम मना ही रहे हैं, उसी के संदर्भ में ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार वगैरह दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है जो अर्बन 2.0 स्वच्छ भारत मिशन है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और बढ़ चढ़ के वहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं कि इसके आउटकम्स जो है बढ़ चढ़ के आगे आए। और जो हमारे शहरों में जो समस्याएं हैं स्वच्छता को लेकर वो सीधा जुड़ा हुआ है, रोग से स्वच्छता जो है वो सीधा जुड़ा हुआ है ना। वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट भी, सारी चीजें। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। और ये जो है होस्ट कहां किया गया, जैसे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है तो न्यू दिल्ली में जो ताल कटोरा स्टेडियम है आपका, ठीक है ना। और अर्बन अफेयर्स जो आपकी मिनिस्ट्री वो भी इसमें है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसमें आएगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि अर्बन से रिलेटेड ये आपका मिशन है 2.0। इसके बाद अवार्ड, तो इंदौर को लगातार जो है ये 6वां कंसेक्यूटिव ईयर में 6th टाइम उसको क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल मिला है। और किस कैटेगरी में मिला है, जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। इसके बाद सूरत को जो है 2nd रैंक मिली है यहाँ पर, है ना, और दूसरी बार लगातार मिला है। नवी मुंबई को जो है 3रा स्थान मिला है। अब जो 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाला जो कैटेगरी है उसमें महाराष्ट्र का जो पंचगनी है और कराड़ है उसको 1ला और 3रा स्थान मिला है, जबकि 2रा स्थान यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पाटन को मिला है। तिरुपति ने यहाँ पर सफाई मित्र सुरक्षा के संदर्भ में जो कैटेगरी है उसमें बेस्ट सिटी अवार्ड जो है यहाँ पर हासिल किया गया है। हरिद्वार की बात करें उत्तराखंड में तो उसमें बेस्ट गंगा टाउन को जो है यहाँ पर अवार्ड को क्या किया है, प्राप्त किया है ना, मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन की सिटीज के संदर्भ में। इसके बाद शिवमोगा जो कर्नाटक में है उसने क्या प्राप्त किया है, फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार देख जाइएगा, वहां पर ऑप्शन में आए तो आपको जो है याद रहेगा। जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक ये याद रखना चाहिए, दैट्स इट। इंदौर ने यहाँ पर भारत के जैसे यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में भी जो 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और यहाँ पर पहले
जो है 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में उसको डेजिग्नेट किया गया है। वहीं पर सूरत, भोपाल, मैसूरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति ने 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। अब आप अगर स्टेट पीसीएस देते हैं और आपकी किसी सिटी का ऐसा यहाँ पर नाम है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे इंदौर है वो आपको याद ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि मध्य प्रदेश एमर्ज हुआ है एक तरीके से क्लीनेस्ट सिटी के रूप में। किस कैटेगरी में? जिस राज्य में 100 से ज्यादा 100 अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की जो श्रेणी है उसमें भी मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में यहां पर क्या किया गया है? अवार्ड दिया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो पिछले 3 वर्षों से सबसे स्वच्छ राज्य था वो इस बार सेकंड नंबर पर आ गया है। महाराष्ट्र यहाँ पर 3rd नंबर पे है। अगर हम क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें, अगर 100 से कम अर्बन लोकल जो बॉडीज जिन जिन राज्यों में है, अगर उस कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर त्रिपुरा को जो है उस संदर्भ में फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है। और इसने झारखंड को जो है पीछे कर दिया है, जो लगातार पिछले 2 वर्षों से फर्स्ट रैंक पे था। तो झारखंड और उत्तराखंड अब सेकंड और थर्ड रैंक में। फर्स्ट में कौन आ गया? त्रिपुरा, ये याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही लगभग हमारे यहाँ है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन क्लीनिनेस ये आपका एक तरीके से सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है ना, 2016 से किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो है असेसमेंट किया गया 73 सिटीज का 2022 में, है ना। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। 73 शहरों के साथ आकलन की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद 2022 4 3 5 4 जो है शहरों का आकलन करने में ये कामयाब रहा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग भी की गई है ना, जो क्लीन एनर्जी वगैरह की जो आप जब ये समझिए कि जैसे स्वच्छता से संदर्भित जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है तो उसमें किस तरीके से सिविक सोसाइटी की जो है वहां पर क्या आ रही है, सिविल सोसाइटी जो है हमारी सिविक सोसाइटी वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, स्टार्टअप्स वगैरह कैसे जो है वहां पर सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी यहाँ पर एम्बेडेड किया गया है ना। लैंगिक और सोशल इंक्लूजन को याद मतलब यहाँ पर एम्बेडेड किया गया, संपृक्त किया गया। कोविड-19 के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दी गई है, तो ये सब चीजें नॉर्मल सी चीजें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अप्सपा, इसको अभी ये इसलिए न्यूज में है कि जो अप्सपा एक्ट है हमारा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, तो इसको अभी एक्सटेंड किया गया कहां पर? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। आप हमेशा देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो है लगातार समस्या बनी रहती है, ठीक है। अब यहां पर इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कब लाया गया था? एक्ट 1958 में एक्ट लाया गया। तो मतलब विधि बनाने का जो दायित्व है, जो प्राधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद ने ये एक्ट बनाया था। क्यों बनाया था? कि जो अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं वहां पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसलिए जो आपकी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर्स यहां पर डिराइव की गई, उनको दी गई है, ठीक है। अब यहां पर जो ये अभी कहां एप्लीकेबल है, तो 7 स्टेट्स जो आपके कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर भी बोला जाता है इनको, असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल, नागालैंड और त्रिपुरा में, ठीक है। 1990 में इसको जम्मू एंड कश्मीर में भी लाया गया था, जेएनके में। पंजाब में मैंने आपको बताया ही कि जब वहां पर दंगे वगैरह हो रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1983, और उसके बाद फिर उसको जब वहां पर कोई क्षेत्र शांत हो जाता है तो वहां से उसको हटा दिया जाता है। खालिस्तान वगैरह की भी समस्या आप लोगों को पता होगा। अब इसमें पावर्स क्या है? तो सीधी बात है, जो ये आपका एक्ट है इसके अंतर्गत एम्पावर किया गया है राज्य के राज्यपाल को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, है ना, कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी पार्ट को स्टेट के डिस्टर्ब एरिया, कि भैया उनको अगर लग गया कि ये क्षेत्र अशांत है और राज्य की सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो उस क्षेत्र को क्या घोषित कर देंगे? अशांत क्षेत्र, ये कीवर्ड है। और फिर वहां पर जो आपकी आर्म फोर्सेस होंगी उनको स्पेशल पावर्स दिया जाएगा। एक तरीके से वहां पर जैसे अब पुलिस का काम क्या होता है कि वो यहां पर निर्णय नहीं देती है, ठीक है ना, वो सिर्फ क्या करती है, चीजों को, जैसे कोई व्यक्ति ने अपराध किया तो उसके खिलाफ जो है साक्ष्य इकट्ठा करेगी और उस व्यक्ति को ले आके वो अपनी कस्टडी में रख लेगी, और फिर वहां पर न्याय कौन देगा? न्यायपालिका। लेकिन यहां पर सूट करने का या किसी व्यक्ति को मार देने का, किसी चीज संपत्ति वगैरह को जब्ती करने का, मतलब बहुत ज्यादा अधिकार जो है यहां पर सशस्त्र बलों को दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो सीधी बात है, आर्टिकल 355 आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे 356 आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है? इमरजेंसी, आपातकाल वगैरह का संदर्भ आप लोगों ने सुना होगा, है ना।
तो जब संवैधानिक विफलता कहीं पर हो जाती किसी राज्य में, तो वहां पर सेंट्रल जो है वहां पर क्या लगा देता, आपातकाल वगैरह की व्यवस्था होती 356। इसी तरीके से आर्टिकल 355 में ये केंद्र का जो है वो कर्तव्य है कि अगर राज्य में कोई आंतरिक अशांति का संदर्भ है तो वहां पर संघ का, यूनियन का कर्तव्य है कि भैया वो उस क्षेत्र में जो अशांत है क्षेत्र, उसको अशांत घोषित करने की शक्ति उसके पास होगी और वहां पर वो पब्लिक ऑर्डर को जो है मेंटेन कर सके, उसके लिए वो सशस्त्र बल का भी प्रयोग कर सकता है। तो आर्टिकल 355 के तहत जो है ये पूरा दायित्व किसका, सेंट्रल का है ना। इसी संदर्भ में आप इस आर्टिकल को सिंक्रोनाइज करके देख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत सेना के अधिकारियों को क्या शक्तियां प्रदान की गई है, तो बिल्कुल सिंपल है। पहली चीज ये कि यहां पर पहले वो वार्निंग देते हैं, ऐसा एक्ट में लिखा गया है ना, कि मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक व्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है किसी क्षेत्र में, तो उसको अशांत क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया गया। तो पहले उस क्षेत्र में चेतावनी देंगे, वो उचित चेतावनी, फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है ना, तो उसके खिलाफ जो है वो वहां पर कार्यवाही कर सकते हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं। और चाहे इस तरीके के बल प्रयोग करने में किसी व्यक्ति की जान चली जाए तो उनके ऊपर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं होती है, वहां पर उनको क्या है, सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत मान लीजिए कि कोई ऐसा कैंप है जहां पर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं इस तरीके की, है ना, कि जो राज्य के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव डालेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह को वो वहां पर क्या कर रहे हैं, उसको जो है वहां पर कार्यरत कर रहे हैं, उसको जो है एम्प्लॉय कर रहे हैं, वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं कि किस तरीके से हम राज्य को नुकसान पहुंचाए। तो अगर ऐसे कैंप के बारे में पता चले तो वो उसको खत्म कर सकते हैं, उनके ठिकानों को खत्म कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और जो भी फरार अपराधी वगैरह हैं, है ना, इस तरीके के उनके ऊपर भी जो है वो एक्शन ले सकते हैं। यहां पर इनको कोई वारंट वगैरह की जरूरत नहीं होती, यही सबसे बड़ी चीज है। और इसका दुरुपयोग वगैरह भी किया जाता है और मानवाधिकारों के हनन का संदर्भ भी आता है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर अगर इनको संदेह बस होगा तो भी ये गिरफ्तारी कर सकते हैं और उसके लिए बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी भी प्रीमाइस में, किसी भी क्षेत्र परिसर में ये प्रवेश कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं अगर इनको शंका बस हो जाए कि यहां पर कोई संदेहास्पद कार्य को अंजाम दिया जा रहा है ना। और जो हथियार वगैरह हैं उनको भी जब्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये बताया गया है कि भैया जिस व्यक्ति को भी आप गिरफ्तार करेंगे, हिरासत में लेंगे, तो एज सुन एज पॉसिबल जो भी आपका वहां पर प्रभारी अधिकारी होगा पुलिस स्टेशन में, उसके सामने पेश किया जाना चाहिए। अब जैसे वहां पर बोला जाता था कि जज के सामने पेश करना है 24 घंटे के अंदर, है ना, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है अगर आप लोग देखेंगे तो उसी के तहत यहां पर अब जो न्याय का जो प्राधिकार है वो भी इनको दे दिया गया है कि न्याय भी यही, निर्णय भी यही देंगे। तो इसलिए ऐसा प्रावधान यहां पर रखा गया है कि जो भी आपका पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी होगा उसके सामने यथाशीघ्र उसको जो है वहां पर पेश करना है। और यहाँ पर जो भी अधिकारी सेना के हैं, वहां पर जो कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जिनको वहां पर क्या की गई है, जिनकी नियुक्ति की गई, जिनको पोस्टिंग दी गई है, उनको यहाँ पर इम्यूनिटी दी गई है लीगल रूप में कि इनके ऊपर कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। और ये भी बोला गया था कि जैसे सरकार किसी क्षेत्र को, अगर मान लीजिए राज्य के क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर देती तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर हमारी न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। न्यायपालिका हमारी बहुत सशक्त है। इसके संदर्भ में बहुत सारे जो है वहां पर क्या आए हैं, जजमेंट भी आए हैं, अभी देखेंगे हम आगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है यहाँ पर इस तरीके की जो आपका गार्ड या मतलब ये समझ लीजिए सुरक्षा क्यों दी गई है सेना के अधिकारियों को, तो सीधी बात है ताकि वो अपने कार्य को सद्भावना पूर्वक और जो है अच्छे से उसको जो है इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन अब यहीं पर बात आ जाती है इंटीग्रिटी की, जब लोग इसका दुरुपयोग करते हैं अपने वैयक्तिक हितों के लिए, ठीक है। अब यहाँ आर्गुमेंट क्या है इसके फेवर में, तो सबसे चीज पहली ये है कि जो फोर्सेस हमारी वहां पर डिप्लॉय की जाती है, जिन फोर्सेस को वहां पर भेजा जाता है, उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए ताकि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके, क्योंकि वही तो वहां पर लड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि यहां पर जैसे विद्रोहियों का हौसला बढ़ेगा तो उनको कम करने के लिए जो है क्या किया जाएगा, इस तरीके के प्राधिकार इनको दिए गए हैं। दूसरी चीज ये कि जहां पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा होता है वहीं पर तो सेना वगैरह को या ट्रूप्स वगैरह को भेजा जाता है ना, इस तरीके के तर्क है। और सबसे बड़ी चीज ये कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना। दूसरी चीज ये कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए इस तरीके के प्रावधानों को इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय जो आपकी एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। इस तरीके के कीवर्ड आप लिख सकते हैं फेवर में, ठीक है। अब अगेंस्ट में सबसे पहला आपकी फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन होता है। अब इसके द्वारा आप देखेंगे तो इनको लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है, तो इसका ये दुरुपयोग करते हैं तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो इनका डर जो है
वो इनको नहीं लगता कि किसी भी तरीके के वहां पर जो है दुरुपयोग करते हैं अपने प्राधिकारों का, ठीक है, और क्रूरता वगैरह का भी संदर्भ वहां पर देखने को मिलता है इन अधिकारियों के द्वारा। अब इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया कि आफ्स्पा को लाया इसलिए गया था कि जो भी उग्रवाद है, इंसर्जेंसी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन लगातार इतने दशकों से ये एक्ट है, लेकिन ये इस समस्या को पूर्णतः जो है इसका समाधान नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला भी कि इस दौरान जहां पर भी आफ्स्पा एक्ट लगा हुआ है वहां पर अब्यूज या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, महिलाओं के साथ यौन शोषण, रेप वगैरह की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी गई हैं। तो मणिपुर के संदर्भ में उन्होंने बताया भी था कि इस तरीके की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होता है। क्या आप नाम बता सकते हैं कि एक महिला है जिन्होंने लगातार बहुत सालों तक जो है आपका क्या किया था, व्रत रखा था, एक तरीके से हड़ताल किया था, है ना, एक तरीके से, ठीक है, तो उनका क्या नाम था बताइएगा जरा। उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो जनता जिनके लिए वो इतने सालों से संघर्ष कर रही थी उनको हरा भी दिया, वो अब्रॉड में है ना, महिला है, उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी सुनाया है कि भैया ऐसा है कि आसाम के क्षेत्र आप घोषित कर दो, आफ्स्पा एक्ट आप लगा दो, लेकिन सशस्त्र बल अपनी मनमानी नहीं करेगी। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अगर वो हमको संदेह होता है कि इन्होंने वहां पर कोई ज्यादती वगैरह की है तो हम वहां पर जांच कर सकते हैं। मतलब ये बात तो वही हो गई ना जुडिशियल रिव्यू की। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि भैया इतने सालों से ये एक्ट इंप्लीमेंट है लेकिन राज्यों की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो अपने आप इस एक्ट पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये सफल है कि असफल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर टॉपिक है एडॉप्शन लॉ से रिलेटेड है इंडिया में। तो देखिए हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इसके स्टेटस क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि जो गोद लेने का संदर्भ है हमारे यहाँ वो कम होता जा रहा है। डेटा में हमने पहले भी देखा है, अब बहुत सारे लोगों को जो है बच्चे नहीं होते तो वो कोशिश करते हैं कि भैया हम अडॉप्ट कर ले। तो ये कैसा पैराडॉक्स है, कैसा विरोधाभास है कि लोग चाहते भी है लेकिन वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ जो विधायन है, इसका जो विधियां बनी हुई है वो कहीं ना कहीं क्लिप्त है, इस कारण से भी समस्याएं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एडॉप्शन लॉ की बात करें तो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हिंदुओं के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, जैन और सिख के ऊपर। अब देखिएगा ओवरलैपिंग ही नहीं, मतलब यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, है ना। अलग अलग अगर धर्म से रिलेटेड आप एडॉप्शन को लेकर रखोगे तो वहां पर समस्या बनी रहेगी। तो इसको धर्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मानवता का संदर्भ सबसे ज्यादा प्राथमिक है। दूसरा यहाँ पर गार्डियन एंड वॉट्स एक्ट है 1980 का, इसके अंतर्गत कौन कौन से रिलीजन के लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, तो मुस्लिम्स हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन है, ज्यूस है। लेकिन इसमें एडॉप्शन के लेके कोई भी कॉन्क्रीट प्रोविजन नहीं है इन पर्सनल लॉज को लेके, है ना। पर्सनल लॉज हैं ये आपके, वैयक्तिक कानून अलग हैं आपके, है ना, और मानवाधिकारों से रिलेटेड कानून अलग होते हैं, ठीक है। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया, इसके अंदर भी केयर और प्रोटेक्शन की बात है। तो ये जो आपका ऑर्फन, जो आपके चिल्ड्रन होते हैं, अनाथ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके रिहेबिलिटेशन और उनके सोशल इंटीग्रेशन से रिलेटेड यहां पर भी प्रावधान किए गए हैं। अब कारा जो है वो एक तरीके की स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, किसके अंतर्गत आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, यहीं पर डेटा रहता है और यही एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया जहां से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, उसको मूर्त रूप दिया जाता है, ठीक है। और यही जो है वहां पर जो है इस तरीके की प्रक्रिया को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, ठीक। अब यहाँ पर किन किन लोगों को, जैसे कोई बच्चा आपका परित्यक्त है या अनाथ है या फिर वो खुद आया है, आत्मसमर्पण किया, उसका कोई नहीं है, तो इन सब तरीके के बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को किस तरीके से विनियमित करना है, उसको कैसे सुपरवाइज करना है, निगरानी कैसे करनी है ना, तो इन सब का प्रावधान वहां पर कारा के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहली चीज तो ये कि भैया विसंगति है आपका, जो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है और जो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इनके बीच में विसंगतियां। अब देखिए किस तरीके की बात है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है आपका, ये पर्सनल लॉ जो है एप्लीकेबल है केवल हिंदुओं तक में। लेकिन अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करेंगे तो ये एक तरीके का सेक्युलर एक्ट है, यहां पर किसी भी तरीके के धर्म विशेष की बात नहीं की गई, सभी बच्चों को कवर किया गया है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज भी है ना। अब दूसरा जो यहाँ पर लिखा गया कि जो गोद लेने के लिए जो अपर लिमिट है, तो जो हिंदू मैरिज, जो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है आपका, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अंतर्गत जो अपर लिमिट एज है आपकी 15 वर्ष तक जो है वहां पर रखा गया कि 15 वर्ष तक के बच्चों को आप गोद ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो
आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें जो एज रखी गई है 18 वर्ष तक रखी गई है। देखिए हमारे यहाँ ना चिल्ड्रन को लेके जो चाइल्ड की डेफिनेशन थी उसमें भी विसंगति थी। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, अगर अंतरराष्ट्रीय मानकों का संदर्भ देखेंगे तो उसमें बोला जाता है कि 18 साल से कम का कोई भी व्यक्ति वो बच्चा माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है इस संदर्भ को रखा गया, तो ये आपका अच्छी चीज है। इसके बाद यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करें पेरेंट्स की, तो हिंदू एडॉप्शन और जो मेंटेनेंस एक्ट है इसमें केवल 2 कंडीशन है। पहली चीज ये कि जो भी पुरुष और महिला जो गोद लेने आए हैं वो स्वस्थ होने चाहिए दिमागी रूप से, है ना, मतलब माइंड जो है उनका वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि वो नाबालिग नहीं होने चाहिए, नाबालिग होंगे तो खुद ही बच्चे हो जाएंगे, 2 ही शर्त है। दूसरी चीज ये कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या बताया गया, तो इसमें जो यहाँ पर कोई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो शर्तें हैं वो बताया गया है कि मान लीजिए जो भी पेरेंट्स अडॉप्ट करने के लिए आ रहे हैं, पहली चीज है कि मेंटली अलर्ट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होने चाहिए, उनके पास कम से कम वित्तीय रूप से वो आपके सक्षम हो, तभी तो वो बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएंगे। और हाईली मोटिवेटेड, मतलब उनका इनर कंसेप्ट जो है वो हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए कि वो किसी बच्चे को गोद लेने आए हैं तो वो अपना बच्चा समझ के उसको जो है परवरिश देंगे, है ना। नहीं तो बहुत सारी ट्रैफिकिंग वगैरह की भी समस्याएं भारत में देखी गई। और जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप जो बात की गई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, ये बोला गया है कि भैया जब तक कोई भी कपल जैसे आया है तो अगर अब आजकल तो शादियां चल ही नहीं पा रही हैं, दूसरी चीजें ये देखने को मिल रही है ना, हमारे सामाजिक ताने बाने में बहुत ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। हम ऊपर से आध्यात्मिक बने हुए हैं, अंदर से हम जो है पूरे के पूरे मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, तो हम जो है विरोधाभासी जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रावधान को इसलिए रखा गया कि लगातार जो है विवाहों के संदर्भ में विच्छेद देखा जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो ऐसे कपल्स को ही जो है गोद लेने के लिए एलिजिबल माना जाएगा जिनके शादी के कम से कम 2 साल तक जो है रिश्ते चले हों, स्थिर वैवाहिक संबंध हो, उन्हीं को दिया जाएगा, और जिनके नहीं होंगे ऐसे संबंध तो उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम देखेंगे तो उसमें इस तरीके की कोई पूर्व शर्त नहीं थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, जैसे मान लीजिए किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना है ना, और कोई सिंगल जो है मेल पेरेंट है अगर वो अडॉप्ट करना चाहता है तो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में वो कर सकता था, उसमें किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यहाँ पर जो है परमिशन नहीं दी गई है सिंगल मेल को। वहां पर बोला गया कि अगर कोई सिंगल मेल है ना, तो उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करे। ये ट्रैफिकिंग वगैरह की समस्याएं, लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि भारत में लगभग 16 मिनट में एक रेप होता है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी है ना। तो इस सब के कारण जो है इस तरीके के प्रावधानों को लाया गया है। इसके बाद डेटा से संदर्भित जो एडॉप्शन से रिलेटेड डेटा की बात करेंगे तो कारा मेंटेन करता है इस सब डेटा को, ठीक है ना, और ये जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत इस डेटा का यूज किया जा सकता है, सीधी बात है ना। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की, तो वहां पर जो है डेटा वगैरह बहुत कॉन्क्रीट मैनर में मेंटेन नहीं किया जा रहा था, है ना। तो वहां पर कोई भी जो डेटा कलेक्शन वगैरह की बात नहीं थी, तो उसके पास कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं था। इसी को अब जो है कारक के द्वारा जो है उसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइनिंग रेट है लगातार हमारे यहाँ एडॉप्शन का, ठीक है। तो सीधे सीधे जो है 2010 में जैसे 5500 थी गोद लिए जाने वाले बच्चों की संख्या, तो वो 2020 में जो है घटकर 3000 हो गई। तो लगभग आप देखेंगे कि 25 to 30% जो है वहां पर डिक्लिनेशन देखा गया, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक तो गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा जो है विनियामक जो संदर्भ है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्लिष्ट है ना। तो लोगों को जो है उस तरीके की प्रोसेस में संलग्न रहने में क्लिष्टता महसूस होती है, तो वो इस प्रोसेस से भी बचना चाहते हैं, इसलिए भी यहाँ पर गिरावट आ रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कंपैरेटिव कि चाइना वियतनाम में जो आप देखेंगे तो रेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो बढ़ रहा है। और स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से अगर आप सिंक्रोनाइज करेंगे वैश्विक संदर्भ में, तो भारत में गोद लेने का जो आपकी दर है वो बहुत ज्यादा कम है। अब इसका आप देखेंगे कि पुअर स्टेट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो हमारे यहाँ जो भी देखभाल बच्चों की देखभाल से संदर्भित जो संस्थान उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। इससे रिलेटेड पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दयनीय अवस्था में है। आप देखेंगे कि 2018-19 से 21-20 के बीच में जो ये आपके विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान है वहां पर लगभग 762 बच्चों की मृत्यु हुई है। हाँ
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रजिस्टर किया गया है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, है ना, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कहीं पर पंजीकृत ही नहीं है, तो उनकी ऑथेंटिसिटी में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उसके बाद उनको जो है शारीरिक भावनात्मक, मान लीजिए किसी बच्चे के साथ शारीरिक शोषण हुआ, भावनात्मक शोषण, तो इस तरीके के काउंसलर्स की उपलब्धता नहीं है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है ना, उसी के ये सब पार्ट है। जैसे सलाहकारों, काउंसलर्स की कमी है ना, वहां पर जो आपके वर्कर्स हैं उनकी कमी है जो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, बाल कल्याण अधिकारियों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो कुल मिला के ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो कमी है यहाँ पर, है ना, वो लैक करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि लेंदी और कम्बरसम जो आपकी एडॉप्शन प्रोसीजर है, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बोझिल है ये प्रक्रिया, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, वही चीज यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर ओवर सेंट्रलाइज्ड एडॉप्शन प्रोसीजर के कारण भी लोगों को बोझिलता जो है, वहां पर जटिलता यहाँ पर उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो पहली चीज तो ये कि चाइल्ड सेंट्रिक हमको अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, इससे संदर्भित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सशक्त करने की आवश्यकता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है रिलीजन से ऊपर उठकर जो है चिल्ड्रन के राइट्स को इंश्योर करने की जरूरत है, मानवाधिकारों को वहां पर प्राथमिक रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जो न्यायाधीश हैं, उनको ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है ताकि ये जो मामले हैं इनमें जो पेंडेंसी चलती है उसको कम किया जा सके। और यहाँ पर जो आपका इस प्रक्रिया को सरल बनाने का, इस प्रक्रिया के सरलीकरण करने की आवश्यकता है ना, और इसको पारदर्शी, जवाबदेह भी बनाने की आवश्यकता है, ये जो आपका कानून है। इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर पंजीकरण की आवश्यकता है उसको अनिवार्य बनाया जाए, कि गोद लेने के लिए जो भी आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका पंजीकरण वो आवश्यक है। बहुत सारी जो संस्थाएं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उनको भी रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता है ताकि जो ट्रैफिकिंग वगैरह है उसको रोका जा सके। ठीक है। और यहाँ पर सर्वे करके जो अप्रोप्रिएट डेटा भी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा तो हम किसी योजना को सफल बना ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बाल संरक्षण संस्थान है, तो इनको भी जो है बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है। और यहाँ पर धर्म के ऊपर मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, मतलब गोद लेने के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज के अंतर्गत गोद लेने की प्रक्रिया को जो है इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। बच्चा मतलब बच्चा, फिर वो किसी भी धर्म से, है ना। ठीक है। तो उस पर एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है जो आपका रिलीजन से परे हो, रिलीजन से न्यूट्रल। कहने का मतलब ये कि रिलीजन बेस्ड वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है। अब ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, इसके साइलेंट फीचर्स देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेटा बताया जा रहा है, देखिए बहुत ज्यादा डेटा नहीं रखना है हमको। पहली चीज तो ये कि 1948 का ये आपका क्या है, ये आपका एक्ट है, पहली चीज। इसके अंतर्गत जो 2019 में केस रजिस्टर्ड हुए हैं 1226 हुए हैं। ठीक है। इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो है लगातार इन केसेस में जब वृद्धि होती है तो ये चर्चा में आता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को बहुत ज्यादा प्राधिकार मिल जाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि सरकार उसका दुरुपयोग भी करती है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी का संदर्भ है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे हम लोग। ठीक है। 2019 में अगर इस तरीके के जो सबसे अधिक मामले देखे गए तो नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर है वहां देखे गए, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद JNK, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद असम है। ठीक है। अभी हमने अफ्स्पा के दौरान देखा ही कि आसाम क्षेत्र कहां पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस तरीके के केसेस के संदर्भ में बात करें तो ये आपका पहले नंबर पे मणिपुर है। अब यहाँ पर देखा जाए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट किस स्टेट में हुआ, तो आप नॉर्मल सब कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में और वहां पर बहुत सारी कार्यवाहियां हुई, तो सबसे ज्यादा गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद तमिलनाडु, फिर JNK, फिर आपका झारखंड है। ठीक है। अब यहाँ पर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके अनुसार ये बोला गया, मतलब उनके अनुसार कि ये जो आपका ये एक्ट है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला, उसके अंतर्गत मामलों की जो जांच है वो राज्य पुलिस, जो स्टेट की पुलिस है, और NIA के द्वारा की जाती है। जहां पर NIA का सवाल आता है, ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है कि जो भी आतंकवाद से रिलेटेड आपके संदर्भ होंगे, है ना, उन पर जो है कौन कार्यवाही करेगा, NIA करेगा। और इसके लिए जो है विशेष अदालतों का भी गठन किया गया है पूरे भारत में 48। अब इनैक्टमेंट ऑफ UAPA की बात करें तो सीधी बात है कि ये आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप देखेंगे तो रीजनल जो आपका रिस्ट्रिक्शंस की बात है ना, रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये सब
जो संदर्भ है वो लाए गए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो 1963 में 16th नंबर का अमेंडमेंट किया गया। वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली का जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, एसोसिएशन बनाने का जो फंडामेंटल राइट्स है, वहां पर जो है युक्ति युक्त निर्बंधन लाने का काम किया गया आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। वहां पर 5 प्रावधान बनाए गए हैं, वो आप लोगों को पता होगा, है ना। तो उसी में से एक क्या है आपका, आप देखेंगे कि मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा का संदर्भ है, संप्रभुता, एकता, अखंडता पर कोई अगर क्वेश्चन मार्क लगता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है ना, विदेशी जो राज्य हैं उनसे अगर कोई मित्रतापूर्ण संदर्भ है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए ही ये आपके सारे प्रावधान है। तो वहां पर जो है फंडामेंटल राइट्स को कर्व किया जा सकता है और सरकार जो राज्य है हमारा, है ना, राज्य ही बोला जाता है देश को, तो वो जो है यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इंटरसेक्शन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है ना। तो इस संदर्भ में जो है इसका क्या हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फर्दर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लाए गए वो किस संदर्भ में लाए गए, तो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अब ये जब लाया गया तो उसी समय हमारी हार हुई थी, है ना, चाइना से, जो सिनो इंडियन वॉर बोला जाता है जिसको। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि तमिलनाडु में जो डीएमके थी चुनाव लड़ रही थी जब वो, तो अपने मैनिफेस्टो में उसने बोला कि हमको अलग कर दो देश से। एक तो हमारे यहाँ क्या है कि राज्य अलग देश ही बनना चाहते हैं, पहले राज्य के रूप में तो आप सशक्त हो जाओ, पता नहीं क्या है राजनीति, बोले कि देश से अलग हो जाएंगे हम, डीएमके ने बोला, तो उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं ये हमारी राज्य की एकता और अखंडता पर ऋणात्मक प्रभाव डाल रही है ना। तो इसलिए क्या किया गया कि 30 दिसंबर 1967 को ये एक्ट जो है वो क्या किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत बोला गया कि जो भी राज्य भारत से अलग होने की मांग कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी जिन राज्यों की अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनको गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। उसके लिए इसको इनैक्ट किया गया, इस एक्ट को। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 का है, उसमें जो है मेंशन किया गया है कि ऐसे जो अनलॉफुल एसोसिएशन है उनके लिए क्या पनिशमेंट है ना। ठीक है, इसमें टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उनको भी इंक्लूड किया गया है सेक्शन 15 के अंतर्गत। ठीक है, अब मान लीजिए जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए किसी भी तरीके की संपत्ति वगैरह को यूज किया जा रहा है, तो वो आय को जो भी संपत्ति वगैरह है उसकी जब्ती वगैरह भी की जा सकती है यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इस अधिनियम की अनुसूची 1 है उसके अंतर्गत आतंकवादी संगठन का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और धारा 5 और तीसरे नंबर की जो अनुसूची है, तो वहां पर देखेंगे आप कि जो इन गतिविधियां, ये जो गतिविधियां हैं गैर कानूनी या जो आतंकवाद से रिलेटेड है, तो उनको, उनकी रोकथाम के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की भी बात की गई है। आप ट्रिब्यूनल की चर्चा देखते होंगे आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में। ए में देखेंगे तो सारे के सारे आपके प्रशासनिक, उसके बाद जो बचे हुए विषय हैं वो आपके आर्टिकल 323 सब क्लॉज बी में आते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल ये एक तरीके से आपको पूरा लाइनअप बता रहा है ना, एक मतलब ग्रेजुअल किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ये हमारे लिए अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो सबसे पहले 1951 का जो आपका पहला अमेंडमेंट है, उसमें जो टर्म यूज किया गया, जो जुड़ा गया, वो मौलिक अधिकार के पहले क्या, रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शन के पहले रीजनेबल। रिस्ट्रिक्शन जो है अपने आप में जो है आपका कैसा नेगेटिव वर्ड था, तो उसके आगे लगाया गया रीजनेबल। जहां पर रीजन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, संप्रभुता का मुद्दा हो, वहां पर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करेंगे पब्लिक ऑर्डर वगैरह को मेंटेन करने के लिए। तो वहां पर आप फंडामेंटल राइट्स का बहाल देके, मतलब फंडामेंटल राइट्स का तर्क देके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके का प्रावधान लाया गया। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि जो 16th अमेंडमेंट हुआ, तो वहां पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में जो है उचित प्रतिबंध लगाने का संदर्भ 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जोड़ा गया। यही आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसी को बोला जाता है। इसके बाद 44th अमेंडमेंट आप देखेंगे तो जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको जो है वहां से हटा दिया गया और क्या बना दिया गया उसको, विधिक अधिकार। कहां पर बताइए जरा, आर्टिकल 300A के अंतर्गत है वो आपका। इसके बाद जो 97th अमेंडमेंट आया तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो है वहां पर जिक्र किया गया, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 में। इसके बाद यहां पर 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो सीधी बात है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ, कीवर्ड जो है, तो यहां पर क्या किया गया कि पहले जो 1967 का जो आपका एक्ट था, ये उसका जो चैप्टर 6 है, तो उसमें चर्चा केवल किस तरीके की थी कि आतंकवादी संगठन वगैरह के बारे में चर्चा थी, तो वहां पर इंडिविजुअल बच जाते थे। तो वहां पर क्या किया गया, 2019 में जब संशोधन किया गया कि ये जो आतंकवादी संगठन है
उसके साथ वहां पर इंडिविजुअल को भी ऐड किया गया, उसको प्रतिस्थापित किया गया कि अब भैया चाहे संगठन हो चाहे व्यक्ति, उसके बारे में हम कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मूल अधिनियम जो था आपका, वह उसकी जो धारा 36 है उसमें आतंकवादी संगठन की अधिसूचना का प्रावधान किया गया था। 2019 में इसी को सब्स्टिट्यूट करके उसको इंडिविजुअल वर्ड को ऐड किया गया है। इसके बाद इसमें एक और भी नई अनुसूची जोड़ी गई है ना, और ये आपकी 4th शेड्यूल है। इसमें आतंकवादियों के व्यक्तिगत नाम वगैरह की भी सूची बनाई गई है। इसके बाद यहाँ पर जांच अधिकारी और जो नामित प्राधिकारी थे उनकी शक्तियों के संदर्भ में भी संशोधन किया गया है। पहले जो जांच वगैरह होती थी उसमें डीएसपी रैंक से नीचे के लोग जांच नहीं कर सकते थे, तो इसमें ये जो बोला गया है कि इसमें इंस्पेक्टर की रेंज के लोग भी जो है वो यहाँ पर जांच वगैरह कर सकते हैं, है ना। और एनआईए को यहाँ पर जो है प्राधिकार दिया गया। 2019 में जो संशोधन किया गया है इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक अधिकारी, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो डीजी होंगे, जो महानिदेशक होंगे, उनकी पूर्व स्वीकृति के साथ वो जांच वगैरह कर सकेंगे। ठीक है ना। एनआईए को यहाँ पर जो है प्राधिकार दिया गया है। अब यहाँ पर एनआईए को जांच के संदर्भ में शक्ति दी गई है और इस संशोधन में अब डीएसपी रैंक की जरूरत नहीं है। जो आपके इंस्पेक्टर या निरीक्षक के पद से नीचे के लोग भी जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जांच वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज और जोड़ा गया है, क्योंकि अब न्यूक्लियर टेररिज्म भी देखा जा रहा है, तो इसमें 2nd शेड्यूल में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005, उसको भी ऐड किया गया है। पर्पस क्या है इसका, तो सीधी बात है कि ताकि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो ये आपकी कार्यवाही होती है, उसको त्वरित रूप से जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया जा सके, है ना। इन समस्याओं का समाधान जो है वो त्वरित रूप से किया जा सके। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करके और जो भी अपराध वो कर रहा है, आतंकवाद को जिस तरीके से प्रश्न कर रहा है, तो उसकी त्वरित जांच किया जा सके, है ना, और उसको रोका जा सके। इसके बाद यहाँ पर एनआईए के जो आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके जो डीजी है उनको भी एम्पावर किया गया है कि मान लीजिए इस तरीके के किसी कृत्य में किसी प्रॉपर्टी वगैरह का यूज किया जा रहा है, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको जो भी अर्जित संपत्ति है उसको संलग्न कर सकता है, उसको सीज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन 43 है यूएपीए का, तो वहां पर पहले जो डीएसपी रैंक से नीचे के लोग होते थे, या मतलब जो नीचे के लोग रहते थे, वो नहीं कर सकते थे क्या, जांच वगैरह। मतलब डीएसपी या उनके समकक्ष या उससे ऊपर के रेंज के लोग भी जो है इस तरीके के जो कृत्य होते थे उसकी जांच कर सकते थे। तो अब इंस्पेक्टर रेंज के लोग भी यहाँ पर जांच वगैरह कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके यहाँ इस एक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 2nd अनुसूची में पहले जो 9 संधियों को जो है सूचीबद्ध किया गया था, तो इसमें आतंकवादी जो कृत्य हैं उनको परिभाषित वगैरह किया गया। नॉर्मल सा पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जो आतंकवाद जो है और आतंकवाद से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उसको और व्यापक बनाया गया है, ताकि जो इस तरीके के कृत्य हैं उनको रोका जा सके। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो संशोधन से एक और भी संधि इसमें जोड़ी गई है ना, वही इंटरनेशनल कन्वेंशन वाला परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2005। तो न्यूक्लियर टेररिज्म से रिलेटेड जो प्रोविजन है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो इस एक्ट को और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है, रीजनल रूरल जो बैंक है उसके संदर्भ में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहली चीज ये कि इनकी स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई, तो आरआरबी एक्ट आपका 1976 के द्वारा। ठीक है। इसका क्या एम है, तो इनकी जो आपका प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का जो आपका एक दायरा है वो भी बहुत ज्यादा है। उसका सीधा रीजन है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है और जो और भी बैंकिंग फैसिलिटीज है वो किसको प्रोवाइड करना, स्मॉल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, और जो भी आर्टिशियंस है रूरल एरियाज में, तो साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया गया था, है ना। दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, वो भी कहां पर, रूरल एरियाज में। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसमें अगर आप ओनरशिप की बात करेंगे तो सेंट्रल होल्ड करता है 50% शेयर, 35% कौन करता है, जो भी आपका स्पॉन्सर बैंक होता है, और 15% कौन करता है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है ना। ठीक है। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि इनका जो टारगेट रहता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पीएसएल का, वो 75% है। सीधी बात है, मेनली इनको लाया ही इसलिए गया है कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच नहीं है, तो वहां पर जो है बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, है ना, साख की उपलब्धता कराई जा सके, इसलिए इस तरीके का टारगेट इनको दिया गया। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका सी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कराईकल जो पोर्ट है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहली चीज है कि लोकेटेड कहाँ है, तो कराईकल रीजन नाम से ही आपको समझ में आ गया कि जो पौंडीचेरी यूटी है आपका, यूनियन टेरिटरी है ना, वहां पर लोकेटेड है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये ऑल वेदर
सॉरी, एक 12मासी ऑल वेदर, मतलब 12मासी गहरे पानी का बंदरगाह है। और इसको कब ऑपरेशन में लाया गया, इसको कब कमीशन किया गया, तो 2009 में किया गया था। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका सी जो डी हो जाएगा, सॉरी करेक्ट पूछा गया था ना, सही पूछा गया था, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना। डी में लिखा गया है बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट डी हो जाएगा, तो सही पूछा गया था। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप सभी को विजयादशमी की, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप लोग जल्द से जल्द ऑफिसर बन जाए, यही हम लोगों की, आप लोगों के लिए कामना है, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और एक कमेंट जरूर कर दिया करिए, वो हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दशहरा तो ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, हैप्पी दशहरा।